जागरूकता, ये दो प्रश्न है, जागरूकता, आप सवाल जवाब चलेंगे और इसके कुछ उदाहरण है सर। उसके उदाहरण कुछ ये हैं कि देखिए बहुत बार ये होता है ये सिर्फ दो सवाल हो जाए उसके बाद मतलब कि सवाल जवाब कर लेते हैं नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण है अंतिम। ये दुखद क्यों हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी तकनीकें इस्तेमाल न करने की वजह से बंद हो जाती है। जैसे आपको उदाहरण दूं, आपने शायद आईलिप का आप में से कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आईलिप फिर नहीं आया, बंद हो गया क्योंकि लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया तो नहीं आया। माइक्रोसॉफ्ट ने 2003 में अलग से हिंदी के लिए पूरा का पूरा ऑफिस निकाला जिसका नाम था ऑफिस हिंदी। पूरा ही हिंदी के लिए समर्पित था, सारी सुविधाएं सब कुछ, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया तो फिर नंबर 2 नहीं आया। जैसे आप आज जो भी आते हैं सर, विंडोज 7 से 10, 8 आ गया, 10 आ गया, ऑफिस हिंदी का दूसरा वर्जन ही नहीं आया। गूगल ने एक वेबसाइट निकाली हिंदी वेब, किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया, वेबसाइट बंद हो गई। मैंने एक हिंदी में टाइपिंग सीखने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, स्पर्श, वो कोई भाई लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, फ्री है सब, ये सारी इनमें से ज़्यादातर चीज़ें फ्री है, इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं उसका नया वर्जन मैं नहीं लेके आया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग इस्तेमाल नहीं करते और फिर धीरे धीरे वो कंपनियां क्या करें, यदि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता किसी रूप में तो मिले, या तो कोई लोग उसको खरीदे या फिर इस्तेमाल करें, या किस रूप में तो हम उनको मोटिवेट करें कि भाई तुम्हारे इस काम की हमारे लिए कोई वैल्यू है। तो नहीं होती तो फिर चीज़ें बंद हो जाती हैं। बहुत कम लोग हिंदी की पृष्ठभूमि से कोर टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। आप इस दिशा में कैसे प्रेरित हुए? जनसत्ता में मुख्य संपादक से माइक्रोसॉफ्ट में तकनीक तक की अपनी यात्रा के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैंने इसका जिक्र उस समय बीच में कर दिया था क्योंकि प्रश्न ऐसा आया था। तो मैं एक टेलीविज़न चैनल में काम करता था जहाँ पर हम लोग कार्यक्रम बनाते थे। मैंने 3-4 कार्यक्रमों का प्रोड्यूसर था। तो प्रोड्यूसर तो नहीं था मैं, मतलब मुझे एसोसिएट प्रोड्यूसर कहेंगे, प्रोड्यूसर दूसरे लोग थे जिनके साथ मैं काम करता था। मैं तो जूनियर के रूप में ही वहाँ पर गया था। उससे पहले मैं जनसत्ता में मुख्य उप संपादक था। वो पद छोड़कर मैं टेलीविज़न चैनल में गया, वहाँ मैंने नई मीडिया में शुरुआत की। लेकिन वहाँ पर मैंने यही देखा कि हमारे कार्यक्रम आता था सेंट्रल हॉल, जो कि संसद पर आधारित था, संसद के अंदर जो डिबेट पर आधारित था, हम लोगों को बुलाते थे। उसके अलावा अनेक कार्यक्रम थे जो हम लोग करते थे। जैसे हम एक वर्ड फाइल के नाम से कार्यक्रम करते थे। अब कई कार्यक्रम थे जो मुझे इस समय उसमें करण थापर के साथ मैं काम करता था, तो इन फोकस विद करण नाम का प्रोग्राम था। ऐसे कई प्रोग्राम थे जो हम लोग बनाते थे और उसकी स्क्रिप्ट हम लोग अंग्रेजी में लिखा करते थे, रोमन में लिखा करते थे, हिंदी में लोग बोलते थे। उससे पहले मैं पत्रकारिता में पर्याप्त सफल था और यहाँ भी ठीक ठाक था, लेकिन मैं इस चीज़ से व्यथित रहता था कि ये क्यों। और मैं सुनता भी था कि बॉलीवुड में लोग रोमन में पढ़ते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी अपनी जिस भाषा ने आपको इतनी सफलता दी, आप उसको इग्नोर करते हैं और बोलने का जब मौका आता है तब भी आप अंग्रेज़ी में बोलते हैं और अपने दैनिक कामकाज में भी आप अंग्रेज़ी को प्रमोट करते हैं और स्क्रिप्ट भी आप रोमन में पढ़ते हैं, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात टेलीविज़न में भी होती है और मैंने वहाँ प्रश्न उठाया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कृपया इसको आप बदलिए, इसको हम हाथ से लिख देंगे अगर कुछ नहीं है, या कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। हालांकि उस समय आईलिप वगैरह, आईलिप तो नहीं लेकिन आकृति जैसे सॉफ्टवेयर आया करते थे, श्रीलिपि वो आते थे, लेकिन उनके पैसे देने पड़ते थे। और आप जानते हैं कि जब पैसे का सवाल आए तो हिंदी वैसे भी लोग कहते हैं कि अरे नहीं, क्या जरूरत है, रोमन में काम चल ही रहा है, तो नहीं खरीदते थे। तो मैंने देखा तो फिर मैंने ये कहा कि नहीं, इस स्थिति को बदलना चाहिए। और चूंकि आप लोग नहीं खरीद सकते, मैं तो चूंकि ज्वाइन किया है, मेरे हाथ में इतना नहीं है कि मैं खरीदवा दूँ, तो चलिए मैं बनाऊंगा ये सॉफ्टवेयर। और फिर मैंने वहाँ से, मैं तो चूंकि मेरी पृष्ठभूमि है वो बीएससी करके मैंने एमए हिंदी की थी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म करके मैं पत्रकारिता में काम कर रहा था। लेकिन जब ये हुआ तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया 0 से, और मैंने कहा कि आई वांट टू स्टार्ट एट 0 वंस अगेन, और 0 से मैंने शुरू किया। और छोटे से छोटा, सबसे छोटा मैंने जो किया वो 6 महीने का डिप्लोमा किया पहले। फिर उसको देखने के बाद मुझे लगा नहीं, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए मुझे। फिर मैंने साल भर का डिप्लोमा किया, मुझे लगा नहीं अब तो मैं प्रॉपर करूँगा। तो फिर मैंने एमएससी इन कंप्यूटर्स किया। उसके बाद फिर मैंने एमसीए कंप्यूटर्स में एमसीए किया, और फिर वो भी हुआ तो मुझे लग रही है अब एमबीए भी कर ही लिया जाए। तो उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया, तो पूरी तरह से अपनी क्वालिफिकेशंस को बदला। लेकिन वो जो शुरुआती प्रक्रिया थी उसी में मैंने माध्यम का फिर विकास किया, माध्यम वर्ड प्रोसेसर का, जिसमें आप हिंदी में लिख सकते थे, और वो निःशुल्क उपलब्ध कराया, इंटरनेट पर डाला, आज भी उपलब्ध है जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था।
1 लाख से ज़्यादा प्रतियाँ उसकी इस्तेमाल हुई। बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में और दूसरे कार्यालयों में, बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों में, जैसे लोकसभा टीवी में काफ़ी इस्तेमाल होता था, तो वो फ्री का था और वो ये काम मैंने किया और वहीं से फिर मेरे जीवन की दिशा बदली। और आपको आश्चर्य होगा कि फिर मैं जब ये सब था तो मैं एक बार अपना काम मैंने छोड़ दिया, पत्रकारिता से इस्तीफ़ा दे दिया कि नहीं मैं अब इसी क्षेत्र में जाऊँगा। और मैं इस्तीफ़ा दे के अपने घर आ गया। मेरी पत्नी थोड़ी सी चौंक गई, भौचक्की रह गई। उसने कहा कि ये क्या, इस्तीफ़ा दे दिया? मैंने कहा हाँ, कि तुम तो ठीक ठाक कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, अब मैं आई वॉन्ट टू फेल अगेन मैं पुनः नाकाम होना चाहता हूँ या पुनः ज़ीरो से शुरू करूँगा, नया कुछ सीखेंगे। तो उसको समझ में नहीं आया कि चलो ठीक है क्या करें, मजबूरी है। हमारे यहाँ की तो जो मतलब हमारी पत्नियाँ प्राय हमारा साथ देती हैं, चलो जो भी है तुम जो भी कर रहे हो, उल्टा हो या सीधा हो। तो उसके बाद वो शून्य से मैंने शुरू किया। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब काम करता था टीवी चैनल में तो मेरा जो वेतन था, और ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको जोखिम लेना पड़ता है, बदलाव के लिए बड़ा जोखिम लेना पड़ता है। तो उस समय हमारे पास 2 या 3 महीने काम चलाने का हमारा सेविंग थी बस सिर्फ। लेकिन मुझे तो पढ़ाइयाँ तो बहुत सारे सालों करनी थी, लेकिन मैं छोड़ के आ गया। और मेरी जो तनख्वाह थी उस समय लगभग 14,000 रुपये सैलरी होती थी मेरी उस दौर में। और जब फिर मैंने आईटी के क्षेत्र में पहला जब काम लिया, पहली नौकरी की, तो मुझे तनख्वाह मिली 3,500 रुपये महीना। 1/4 पैसे पर मैं काम करने को तैयार था क्योंकि मैं नए क्षेत्र में जा रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 3,500 में काम करूँगा। और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रही और अंततः धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट तक मैं पहुँच गया। क्या बात सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, लेकिन अभी पिछले 3 महीने में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। वो उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को पाने के लिए लाखों लोग लाइन में थे, उसके बीच में आप हुए। अमेरिका का जो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी हाँ, वो अभी पिछले 3 महीने में मेरा सौभाग्य है और ये हिंदी की ताकत है जी। जैसे हम जैसे लोग भी उसका किसी न किसी रूप में हमें लाभ मिलता है, तो ये हमारी समन्वित ताकत है हम सब लोगों की। इससे ऊर्जा भी मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है। और जो काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोग इस्तेमाल करते हैं या लोग आपका हौसला बढ़ाते हैं, या एक कम्युनिटी के तौर पर एक समुदाय के रूप में हम सब लोग साथ हैं, तो उसमें से हमारे जो प्रयास हैं उसमें कई बार उनका लाभ हमें इस तरह से भी मिलता है। तो एक जो पुरस्कार मिला वो था वर्ल्ड वाइड CMO अवार्ड। वो था मार्केटिंग के लिए, कि हिंदी मतलब हमारे भारत में मार्केटिंग के क्षेत्र में हमारी भाषाओं का, जो कि मैं तो हमारी भाषाओं का प्रयोग करता हूँ, तो उसका इस्तेमाल करते हुए श्रेष्ठतम प्रयोग करना मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो एक तो वो था जो वर्ल्ड वाइड CMO अवार्ड मिला। लेकिन उससे बड़ा जो दूसरा मिला, लोगों के बीच में वो लाखों 1.5-2 लाख लोग थे ना उसके लिए तो। हाँ, दूसरे वाला जो था, ये पहले वाला में तो 1.5-2 लाख नहीं रहे होंगे। अच्छा। कम रहे होंगे, कुछ हज़ार। दूसरा वाला जो था उसमें लगभग 2 लाख से भी अधिक लोग मतलब है। और उनमें से 270 लोगों को छांटा गया था, जिसका नाम है एबिलिटी अवार्ड। तो पूरी दुनिया में मतलब 150 से अधिक देशों के लोग, उनमें से 270 को छांटा गया था। उस 270 में से 3 लोग फाइनलिस्ट थे और अंततः हिंदी और भारत जो है वो उसको मान्यता मिली। तो बहुत अच्छा है सर, अब सवाल जवाब कर लेंगे। तो पहला सवाल मेरा ही एक है कि ये जो यूनिकोड आया है जी कंप्यूटर पे, समय करीब 8-10 साल बाद ये ज़्यादा इसको हाँ बीच में क्यों रोका गया था? क्या इसको कंपनियों ने या किसी ने? हाँ नहीं, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। देखिए, यूनिकोड आने को तो बहुत पहले आ गया था और अपने कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ही लाया इसको सबसे पहले, विंडोज़ 2000 के ज़रिए और विंडोज़ XP के ज़रिए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक प्रवृत्ति है लोगों में, सीखने नहीं चाहते। बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते क्योंकि जैसा चला आ रहा है उसको बदल पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो लोग तैयार नहीं थे यूनिकोड को अपनाने के लिए। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि नहीं हिंदी बढ़ जाएगी आगे, ऐसा तो नहीं था? नहीं, वो चूंकि ये हिंदी के साथ साथ ये हमारी वो वाली प्रवृत्ति ज़्यादा रोकती है। हालांकि ऐसा भी होता है कि दूसरी भाषाएं मान लीजिए उनके बीच में भी कोई प्रतिद्वंदिता तो होती ही होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है हम खुद जो हिंदी के यूज़र हैं उनकी तरफ से थोड़ी मुझे कमी ज़्यादा लगी। और वो ये थी कि हम लोग जो पहले जब कंप्यूटर आए थे हमारे देश में, तो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल एक टाइपराइटर की तरह करते थे, टाइपराइटर के विकल्प के रूप में, कि हम हमारी
पहले टाइपराइटर पर अपने पन्ने में टाइप करते थे और उसको हम इस्तेमाल करते थे। कंप्यूटर आ गया तो उसमें करने लग गए और वही प्रिंट आउट निकालने लगे। बस इतना तक हम लोग सीमित थे, आपको याद होगा, सिर्फ टाइपराइटर के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो उसमें काम करने के लिए अलग से कुछ सीखना पड़े, उसके लिए लोग तैयार नहीं थे कि नहीं भैया, उसका बड़ा विरोध था। एक तो ये कि हमें सीखना पड़ेगा, नहीं भाई हम सीख नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नौकरियों का क्या होगा, अगर कंप्यूटर आ गया तो नौकरियां खा जाएगा। ये दो बड़ी आशंकाएं लोगों के बीच में थी। तो लोगों ने बड़ा पहले तो प्रतिरोध भी बहुत किया कंप्यूटर का। हालांकि वो ये भूल गए कि कंप्यूटर के आने के बाद कितने गुना, मैं तो कहूँगा हज़ारों गुना नौकरियां नई बनी है ना। और नौकरियां खाने वाली बात, हाँ कुछ नौकरियां गई भी होंगी, लेकिन उनकी तुलना में हज़ारों गुना नई नौकरियां आ गई। लेकिन वो प्रतिरोध हमारी तरफ से आया। अच्छा, तो लोग चूंकि सीखने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कहा जो मैं जिस तरीके से टाइपराइटर पर टाइप करता हूँ वैसा ही बना दो कंप्यूटर को, तो ठीक है। तो आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने जरूर वो इस्तेमाल किया होगा। आप बताइए, आपने इस सवाल से शुरू करें। सरकारी स्तर पे क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क जो था गवर्नमेंट का, वो बाधा बना, जो 9 साल हमने खोए, शायद बहुत बड़ा। हाँ, उसका उस पर भी मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, सही बात। 9 साल बहुत बड़ा होता है जी। तो अब लोगों ने क्या किया, रेमिंगटन पद्धति, रेमिंगटन टाइपराइटर होता था, उसके हिसाब से टाइप करना जानते थे। और उन्होंने कहा कि कंप्यूटर पर भी आप इसी को ले आओ। तो फिर कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए, रेमिंगटन कीबोर्ड लाया गया कि आप कंप्यूटर पर भी वैसे ही टाइप कर लो, उंगली वहीं दबानी है जहां आप टाइपराइटर में दबाते थे। लेकिन ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। जैसे आपकी हिंदी के बारे में था कि हिंदी, अंग्रेजी को भी जैसे हमने राजभाषा बनाए रखा हिंदी के साथ साथ, कि 15 साल बाद इसको हटा देंगे, लेकिन फिर 15 साल बाद वो हम नहीं हटा पाए। वही चीज़ आप यहाँ पर रेमिंगटन के संदर्भ में ले आइए कि इस टाइपराइटर की पद्धति को हम 2, 4, 5 साल में हटा देंगे और उसके बाद लोगों को इंस्क्रिप्ट की तरफ ले आएंगे, जो हमारा हिंदी में टाइप करने का सही तरीका है। लेकिन लोग तैयार नहीं हुए, वो उसी को पकड़े रहे कि नहीं रेमिंगटन ही चाहिए। सुप्रिया जी, आप तो उससे बड़ा शिक्षा पद्धति में क्या सुधार होना चाहिए जिससे कि हम उन्हीं को। जी। तो चूंकि मैं टेक्नोलॉजी की तरफ से आता हूँ, तो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आज हम कहते हैं ना कि हिंदी में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, उसमें ये कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में तो ज़रूर करना चाहिए हमें कि मातृभाषा में शिक्षा दें, और संभव हो तो 8वीं तक भी, मतलब हमारे टाइम तो हम मॉन्ट से ही पढ़ते थे हिंदी। हाँ। अभी तो फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है। हाँ, जो ब्रेक होता है बच्चों को अचानक से आता है तो उनका मन नहीं लगता है। जी जी जी। हाँ, तो लेकिन मतलब ये है कि सिर्फ हिंदी से न जोड़े, मतलब इसको जैसे पूरे भारत के संदर्भ में लें यदि हम लोग, तो कुछ क्षेत्रों में हिंदी जैसे जो आपने बात कही वो लागू होगा, और कुछ क्षेत्रों में मराठी, गुजराती आदि भाषाएं होंगी। तो नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि भाई कम से कम प्राइमरी में तो आपको मातृभाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, और संभव हो तो आपको 8वीं तक भी करना चाहिए, और उसके बाद संभव हो तो बहुत ही बढ़िया। यही बात मैं कंप्यूटर के संदर्भ में ले आता हूँ। हम अपनी प्राइमरी कक्षाओं में क ख ग सिखाते हैं ना, क्या हम वहाँ पर हिंदी में टाइपिंग नहीं सिखा सकते? सही बात, बिल्कुल। क ख ग को अगर हम इसके साथ जोड़ दें, कंप्यूटर पर ही अल्फ़ाबेट सिखाने शुरू कर दें, ककहरा जो है हम सीधे कंप्यूटर पर सिखाने शुरू कर दें, और वहीं पे बच्चा, नर्सरी का बच्चा अगर वो क लिखना हिंदी में सीख जाए, तो आप सोचिए कि वो उसके लिए कितना आसान होगा। सारी बाधाएं उसके लिए तो दूर हो जाएंगी ना। शुरू से ही जो बच्चा कंप्यूटर को ध्यान में रख के चलेगा, तो वो आगे जाके बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि क्यों हमारे यहाँ पर ये माना जाता है कि जो आधुनिक शिक्षा है वो हिंदी में नहीं दी जा सकती। देखिए, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि मैं बीएससी के उससे आया हूँ पृष्ठभूमि, सबसे पहले मैंने बीएससी की थी, और मैं एक आपको दृष्टांत भी देना चाहूँगा। कपिल सिब्बल जी जब शिक्षा मंत्री थे किसी समय, तो उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, हमने इसी तरह की बैठक बुलाई थी हिंदी सेवियों की। हिंदी के विद्वान भी थे, हिंदी के तकनीकी लोग भी थे, तो उसमें मैं भी था। तो मैंने उनसे यही कहा था कि साहब ये बताइए कि मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि मैं 11वीं कक्षा तक मैं भौतिक विज्ञान पढ़ता रहा हिंदी माध्यम में, और बड़े आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आवृत्ति शब्द आ रहा है, या जैसे व्यास है, या गणित त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हिंदी में आराम से पढ़ता आया मैं तो। लेकिन जब मैं 12वीं में आया, कॉलेज में आया, तो अचानक मुझे अंग्रेजी मेरे सामने ला दी गई, और उसमें ये सारे शब्द बदल गए। मुझे दोबारा से अंग्रेजी सीखनी पड़ी। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 11वीं तक आप पढ़ सकते हो और 12वीं में वो संभव नहीं है कि हिंदी में पढ़ाना? अगर 11वीं तक संभव है तो 1 साल बाद भी संभव है। बहुत अच्छी बात, वाह।
तो आप क्यों नहीं ऐसा करते? आप ये क्यों मानते हैं कि आधुनिक शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में ही दी जा सकती है, हिंदी में भी दी जा सकती है, कोई फ़र्क नहीं है। 1 साल 10वीं में पढ़ रहा था मैं, 11वीं में भी आपने वही भाषा दी, तो 12वीं में भी वही दे दो, 13वीं में वही दे दो, 14वीं में वही दे दो, आप ये कर सकते हैं। लेकिन वो इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, शायद वो हमारे यहाँ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो काफ़ी खर्चा भी होगा, ये होगा। मैंने कहा बहुत खर्चा नहीं होगा, आप ये लगाइए, अनुमान लगाइए कि 12वीं से लेकर के MSc तक की जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें कितनी किताबें होंगी। कुल मिला के किताबें आप लगाएंगे तो 100 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसका भी 5 गुना कर दीजिए। 500 किताबें हिंदी में लाना क्या मुश्किल काम है? कितने प्रोफेसर जो रिटायर हो चुके हैं, जो हिंदी के प्रति जुनून रखते हैं, आप उनको सबको लगा दीजिए, एक प्रोफेसर को 1 किताब दे दीजिए, 1 साल में 500 किताबें आ जाएगी आपकी। तो बिल्कुल भी असंभव नहीं है, ये सिर्फ इच्छा शक्ति का प्रश्न है। और आपका जो शिक्षा का बजट है वो हज़ारों करोड़ों का है, इस पर तो आप 500 करोड़ की भी जरूरत नहीं है आपको। मेरे ख्याल से 50 करोड़ या इन व्यक्तियों को आप 1-1, 2-2 लाख दे दीजिए तो बहुत खुश होकर वो काम ये कर देंगे। तो बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति हमारी नहीं है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी थी। हाँ, ये बात प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, और ये सब, जी हाँ, प्रतिभाशाली लोग जो है रह जाते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये भी है कि हमें आधुनिक शिक्षा जो है वो अपनी भाषाओं से जोड़नी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पर देखिए, दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है, जितने भी देशों ने, उस पर अगर हम एक नज़र डालें, और ये पुनः सर आपके सवाल से जुड़ता है, स्टेम से जुड़ता है, तो दुनिया के जितने देशों ने तरक्की की है उनमें वो देश आगे हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, STEM, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन क्षेत्रों में जिन्होंने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई दी है, जहाँ पर इन क्षेत्रों में बच्चों ने पढ़ाई की, स्टेम के क्षेत्र में, वो आगे हैं। अमेरिका, वहाँ पर आपको इन चारों क्षेत्रों में बहुत बच्चे दिखेंगे। अन्य देश भी हैं, लेकिन एक उदाहरण देखिए, बड़ा मज़ेदार उदाहरण है। चीन और भारत दोनों जितने ग्रेजुएट पैदा करते हैं, हम भारत में लगभग 77 लाख ग्रेजुएट हमारे यहाँ पर है आज, और चीन में भी लगभग इतने ही है। मतलब हमारे यहाँ 78 लाख मान लीजिए, तो उनके यहाँ 77 लाख 40,000 टाइप ग्रेजुएट्स हैं। मतलब हम भारत नंबर 1 है। पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है कि भारत ग्रेजुएट्स की संख्या के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है, ग्रेजुएट पैदा करने की संख्या के मामले में, और चीन जो है वो नंबर 2 पर चला गया। तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन इन ग्रेजुएट्स में साइंस के जो ग्रेजुएट हैं हमारे, उनकी संख्या 26% है, जबकि चीन में 41% है। और आप इसकी वजह से देख लीजिए कि चीन नवाचार में कितना आगे है। अब तरह तरह की चीज़ें आप चीन से आपको खबरें मिलती रहती है कि ऐसी सड़क बना ली गई है कि जिस पे वाहन जो है वो बिना पेट्रोल के चल सकता है, ऐसी बस बनाई गई है जो आपकी सड़क के ऊपर से ही चली जाती है, मतलब उसके पहिए सड़क के दोनों तरफ है, और उस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, पुल नुमा एक वाहन बनाया है जो ऊपर से निकल जाता है नीचे का ट्रैफिक को प्रभावित किए बिना। या जिन्होंने नकली सूर्य बनाया है, या न जाने क्या कुछ किया है। तो साइंस जहाँ पर ज़्यादा मजबूत है वहाँ पर तरक्की है, वहाँ पर पैसा है, वहाँ पर बाजार है, वहाँ पर डोमिनेंस है। इसलिए अगर भारत इन क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ाएगा और थोड़ा ध्यान देगा तो वो हमारे लिए एक प्री रिक्विजिट है। जापान और चीन के बीच में अक्सर कहा जाता है कि जापान भी चूँकि बहुत आगे है, लेकिन आप पिछले कुछ सालों का देखेंगे ना दोनों का, तो जापान की तुलना में चीन में प्रतिशत बढ़ा है, और वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिबिंबित होती हुई हमें दिख रही है कि दुनिया की इस तरक्की की दौड़ में चीन जापान से आगे जा रहा है। तो संदेश ये निकलता है कि स्टेम की एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की जितनी ज़्यादा हम शिक्षा देंगे बच्चों को, देश की तरक्की का रास्ता उतना ही बेहतर होगा, आसान होगा। दिनेश जी, आपका लगता है? उसी में इससे जुड़ा सवाल है कि स्टेम को ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुझे लग सकता है आज की जो परिस्थितियाँ उसमें जो रोल हिंदी प्ले कर सकती है जी, उससे बड़ा रोल, और क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, ये मैथमेटिक्स से लोग थोड़ा सा झिझकते हैं थोड़ा। ये मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में कि ये सारी चीज़ें अब हिंदी में उपलब्ध है। ये मैसेज कैसे जाए, एक ये। दूसरा, जहाँ भाषा की प्रतिद्वंद्विता की बात आपने की है, जी, तो आपका जो योगदान है तकनीक के माध्यम से, इसने भाषाओं को आपस में जोड़ा भी, बिल्कुल, दीवारें तोड़ी हैं, बिल्कुल। उस पर थोड़े से उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल दोनों ही बातें। एक तो स्टेम के प्रति कैसे लोगों को हम प्रोत्साहित करें, तो एक सबसे बड़ा प्रोत्साहन जो आएगा वो तो ये सक्सेस स्टोरीज से आ रहा है। जो हमारे युवक आके सफल हो रहे हैं, भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं और साइंस के क्षेत्र में सफल हो रहे हैं, एक तो इससे आ रहा है। जो स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आप देख लीजिए,
आप यूट्यूब आदि इन कंटेंट जनरेशन के क्षेत्र में आप देख लीजिए, या फिर जो विदेश में हमारे छात्राएं जा रहे हैं इन विषयों को पढ़ करके, उनसे देख लीजिए। तो एक तो सफलता की जो कहानियाँ देखने को मिल रही है, नित्य नई कहानियाँ आ रही हैं आजकल, तो वो प्रोत्साहित करती है एक तो बच्चों को। एक मैं सहयोग इसमें ये कि जितनी टॉप की कंपनीज हैं, हाँ। उनको हेड कौन कर रहा है? इंडिया। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जैसे आपने सही कहा, आज तो बल्कि शांतनु नारायण है, मतलब सत्य नडेला तो है ही, माइक्रोसॉफ्ट में उनको जानते हैं, सुंदर पिचई गूगल में है, उनको जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे, जैसे आप देखिए मास्टर कार्ड के जो हैं बंगा, मिस्टर बंगा है, या शांतनु नारायण एडोबी के हैं, ट्विटर के भी अपने पराग अग्रवाल हैं। तो ये लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं, ये भी बहुत प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सफलता की कहानियाँ मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रभावित करेंगी। और दूसरा, जो हमारे दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी ने हिंदी और इनको आसान बना दिया है ना, तो एक ये झिझक टूट रही है कि तकनीक इतनी जटिल चीज़ है, क्योंकि अब आसान हो गया। आप देखिए आज भारत में लगभग हर परिवार में एक मोबाइल फ़ोन है, यानी हर हाथ में एक कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर। हम ये सोच नहीं सकते थे कि भारत में तकनीक का ऐसा प्रसार हो जाएगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन के आने के बाद में स्थिति एकदम बदल गई और हर घर में तकनीक मौजूद है। और घर घर में तकनीक मौजूद है तो उसका इस्तेमाल भी अनायास होने लगा, और होने लगा तो धीरे धीरे झिझक जो है वो टूट रही है। तो ये झिझक टूटने का भी फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो दृष्टिकोण है टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें फ़र्क है सर। वो फ़र्क क्या है कि सन 2000 के आसपास जो पैदा हुए हैं, या 2000 के 5 साल पहले, या 2000 या उसके बाद, इन लोगों को मिलेनियल्स कहा जाता है। और ये लोग टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत बड़ी दोस्ती रखते हैं। इनके लिए बिल्कुल भी हवा नहीं है टेक्नोलॉजी। बहुत आराम से मोबाइल फ़ोन, आप कुछ भी काम कराइए, आप अपने बच्चों को दे देते होंगे, भाई मेरा ये कर दे, तो तुरंत कर देता है। इन लोगों के लिए ये बड़े फ्रेंडली हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं ये लोग, तो इनके लिए कोई चुनौती नहीं है। तो वो एक बड़ी चीज़ है। अब ये लोग जब आ रहे हैं तो ये नई, इससे इतने झिझकते नहीं हैं ये लोग, इनके लिए बड़ा आसान है इन क्षेत्रों में जाना। और चौथा ये है कि एक इम्पेटस भी आया है हमारे देश में, ऊपर से ही अगर देखेंगे आप तो बदलाव आया है कि ऊपर से ही कहा जा रहा है कि नहीं, अब हम भारतीय भाषाओं में काम करेंगे, भारतीय भाषाओं में पढ़ाएंगे, भारतीय भाषाओं में कई तरह के प्रोग्राम भी आए हैं, जैसे मेक इन इंडिया है आपका, या स्टार्टअप इंडिया है। भले ही हम कहें कि मान लीजिए उनका उतना कितना प्रभाव पड़ा है, ये एक समीक्षा का विषय है, लेकिन संदेश कितना बड़ा जाता है कि देश में ऊपर से ये संदेश जा रहा है कि नहीं, हम युवकों को प्रोत्साहित करेंगे, 30% तक हम डोनेशन दे, उनको वो आप कहेंगे अनुदान दे रहे हैं, आप लाइए अपना स्टार्टअप, आप ये, तो ये सब चीज़ें भी आज बच्चों को प्रभावित कर रही हैं। तो मुझे लगता है इनसे काफ़ी फर्क पड़ेगा। ये दूसरा प्रश्न आपका क्या था सर? जोड़ा कैसे, दीवारें कैसे? अच्छा हाँ, अच्छा ये कैसे जोड़ता है? तो टेक्नोलॉजी की बुनियादी प्रवृत्ति, विकास हिंदी के माध्यम से इसने देश को भी कैसे जोड़ा, बिल्कुल देशों से भी कैसे? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे तो क्या बुनियादी रूप से टेक्नोलॉजी की प्रकृति जो है वो लोकतांत्रिक है। इस पर कारोबार के नियम भी लागू होते हैं कि जहाँ पर नए अवसर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँचती है, क्योंकि कारोबार है तो लोगों को उसका लाभ भी उठाना है। लेकिन तकनीक की प्रकृति मूल रूप से लोकतांत्रिक है कि हर व्यक्ति कैसे सशक्त बने। जैसे आप अनेक कंपनियों के मिशन पर ध्यान देंगे कि उनके जो स्लोगन होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे ही ध्यान दीजिए, तो माइक्रोसॉफ्ट का स्लोगन क्या था? कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क। दुनिया में हम हर डेस्क पर एक कंप्यूटर लाना चाहते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक कल्पना है ना, हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर आएगा तो तरक्की कर पाएगा। तो तकनीक की बुनियादी प्रकृति ही लोकतांत्रिक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूनिकोड जब आया तो यूनिकोड को लाया गया ही इसलिए कि वो दुनिया की तमाम भाषाओं को सक्षम बनाए। तो एक ऐसा मंच आया है जिसकी बदौलत दुनिया की सारी भाषाएं आज, मतलब लगभग 160 भाषाएं यूनिकोड की सदस्य हैं, हिंदी के अलावा, हिंदी के साथ साथ। तो यूनिकोड ने उन सबको एकजुट किया ना, उन सबको एक मंच पर लाया है। तो दूसरा एक उदाहरण आपको यूनिकोड का दिखता है, और इसको देखिए, बड़ा सुंदर प्रतीक है कि यूनिकोड के फॉन्ट, अनेक फॉन्ट ऐसे हैं कि एक ही फॉन्ट में का इस्तेमाल कीजिए आप, और उसी फॉन्ट में आप गुजराती लिख दीजिए, उसी फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए हिंदी, उसी का इस्तेमाल करते हुए पंजाबी, उसी फॉन्ट में बंगाली, उसी फॉन्ट में फ्रेंच, हिब्रू, थाई, चाइनीज, एक ही फॉन्ट, एरियल फॉन्ट ले लीजिए, जैसे आप एक ही फॉन्ट में सारी भाषाओं में आप काम कर रहे हैं। तो ये यूनिफाइंग पावर है ना, आश्चर्यजनक है, हम सोच नहीं सकते थे कि तकनीक ऐसा करेगी।
उसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़िए, इंस्क्रिप्ट जो कीबोर्ड है जिसमें हम टाइप करते हैं, अगर हम सीख लेते हैं, भारत का कीबोर्ड है भारतीय भाषाओं के लिए, अगर हम उसको सीख लेते हैं किसी भी एक भाषा में, तो आपको आश्चर्य होगा कि आप भारत की सभी भाषाओं में टाइप करना अपने आप सीख जाते हैं। भले ही वो भाषाएं आपको नहीं आती, भाषा भले ही ना आए, लेकिन टाइप करना आप सीख गए। तो ये यूनिफाइंग पावर है, सिंगल चीज़ में आपने निवेश किया अपना समय, लेकिन आप सारी भाषाओं में सीखे। और उसके बाद आ जाइए मशीन अनुवाद। मशीन अनुवाद अब कितना आसान हो गया है कि आप यहाँ तक कि एक भाषा की किताब लिया आपने, तुरंत बटन दबाया, दूसरी भाषा में ट्रांसलेट हो गई। भाषाओं के बीच में निकटता आई, जो नहीं पढ़ सकता था पढ़ सकता है। मैं एक टेड टॉक वाला एक कार्यक्रम हुआ था जो कि किसी उस पैटर्न पर हुआ था, तो उसमें मैंने यही दिखाया था कि आने वाले वर्षों में ये तकनीक किस प्रकार से अशिक्षा आदि के खिलाफ एक बहुत बड़े औजार का काम करेगी। क्योंकि एक बच्चा जो मान लीजिए एक छोटे से गांव में रहता है, जो सिर्फ हिंदी जानता है, वो आज अंग्रेजी की सामग्री को पढ़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा मोबाइल में ऐसा एप्लीकेशन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप फोटो खींचिए और वो अंग्रेजी की किताब को यहीं पर हिंदी में पढ़ सकता है, तुरंत अनुवाद हो जाती है। तो भाषा की दीवार खत्म हो रही है ना। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात, मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, मान लीजिए मैं अध्यापक हूँ और मैं एक प्रेजेंटेशन बनाई मैंने अंग्रेजी में। अभी आज तो हम क्या आपको प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, डेमोस्ट्रेशन, कभी मौका मिलेगा तो डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि आप एक बटन दबा करके पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को आप अंग्रेजी से हिंदी में बदल सकते हैं। 25 पेज 30 पेज की प्रेजेंटेशन जो कि अध्यापक पढ़ा रहा होगा। मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ ना कि कैसे मैंने कहा कि भाई वो छात्र भले ही ना जानता हो अंग्रेजी, लेकिन कैसे टेक्नोलॉजी उससे सशक्त बना रही है। पहली बात, छपी हुई किताबें वो पढ़ने में सक्षम हो जाता है, जो कि भले ही वो भाषा भी नहीं जानता। दूसरी बात, जब वो कक्षा में जा रहा है तो चूंकि आजकल कक्षाओं में भी पावर पॉइंट आदि का इस्तेमाल होता है, तो पावर पॉइंट 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो दुनिया से जो भी सामग्री डाउनलोड करता है, जिसको पढ़ना चाहता है रिसर्च आदि के लिए, वो आज उसको डाउनलोड कर सकता है। यहाँ तक कि किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, उस वेबसाइट को आप तुरंत आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में। तो ये सारी दीवारें समाप्त हो रही है। अब आश्चर्य की बात यह है, जैसे एक प्रश्न मुझे किसी ने पूछा कि ठीक है आपने कहा कि पावर पॉइंट को तो उसने ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोल रहा है तब क्या होगा, है ना। तो आज भी पावर पॉइंट में ये फीचर आया है कि आप अंग्रेजी में बोलिए, लेकिन पावर पॉइंट क्या करता है, सबटाइटल्स हिंदी में देगा। जब आप बोल रहे हैं तो स्क्रीन पर नीचे उसी समय रियल टाइम में हिंदी के सबटाइटल्स आ रहे होंगे, जैसे फिल्मों के सबटाइटल आते हैं। वाह क्या बात। बोलने वाला अंग्रेजी में बोल रहा है, तो किताब अंग्रेजी की लेकिन बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है, पावर पॉइंट अंग्रेजी का बच्चा हिंदी में देख रहा है, बोलने वाला अंग्रेजी का लेकिन बच्चा हिंदी में सुन रहा है। ये पावर है भाषाओं को करीब लाने का। ऑटो कैप्शन शायद ये है। जी ऑटो कैप्शन, हाँ, ऑटो कैप्शन भी है, तो इसको बोलेंगे हम सबटाइटल्स। बट वो एक्सेप्ट भी होता, कई बार वो प्रोनाउंसिएशन को लेके मिसगाइड भी हो जाता है। उसके 3 कारण हैं सर, 3 कारण हैं। इसी से जुड़ा एक जी सवाल सर। जरूर जरूर वो सर। संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया में वो एक उन्होंने एक बीच में वो पूछा था, पूरक प्रश्न पूछा था, मैं एक मिनट में बता दूं। उसके 3 कारण हैं सर कि कई बार आपकी आवाज़ को सही ढंग से क्यों नहीं ले पाता। 3 बड़े कारण हैं। पहली बात तो ये है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास कितनी अच्छी है या नहीं, क्योंकि ये सारा क्लाउड से संचालित होता है। आपकी बात कमांड पहले क्लाउड पर जाती है, वहाँ बदल के आपके पास आता है। मान लीजिए हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी ही अच्छी नहीं होगी तो फिर वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, नॉइज़ आपके माहौल में, कहीं पे कोई बोल गया हमारे बोलते समय, या कहीं पे मशीन की आवाज़ आ रही है जो हम नहीं सुन पा रहे, तो नॉइज़ वाला दूसरा मामला है। और तीसरा जो है हमारा थोड़ा उच्चारण है ना। अगर कई बार हमारे उच्चारण को नहीं समझ पाती तकनीक, क्योंकि हालांकि निरंतर बेहतर हो रही है और वो बड़ी संख्या में उच्चारण लोगों का समझने लगी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे उच्चारण की वजह से। तो 3 बड़े कारण देखने को मिले। अंतिम है ना, 2 संस्थाएं, और अंतिम प्रश्न है। Microsoft और Apple, सारी दुनिया को ऊपर दूर। इनकी कंपैटिबिलिटी और इनकी जो प्रतिद्वंदिता है उसमें कई बार हम फंस जाते हैं, तो उसमें से कैसे जी जी हाँ, ये दोनों कंप्यूटर की दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 रहती है। कभी एप्पल नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2, कभी माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1, एप्पल नंबर 2। खासकर भाषाओं के लिए अंग्रेजी में ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए, दोनों जो हैं, दोनों कंपनियां अलग अलग कल्चर से आती है, और ये बड़ा रुचिकर प्रश्न भी है इसका यदि अध्ययन किया जाए। एप्पल जो है वो थोड़ी क्लोज्ड कंपनी है। क्लोज्ड कंपनी से मेरा तात्पर्य ये है कि एप्पल के उपकरण एप्पल ही बनाती है,
आपको एप्पल का लैपटॉप ख़रीदना है, मैकबुक या अन्य जो जितने भी मैकबुक एयर हो या मैकबुक हो या इवन एप्पल का कंप्यूटर ख़रीदना है आपको, एप्पल मैक वो ख़रीदना हो, तो वो एप्पल खुद बनाता है, किसी और को बनाने का अधिकार नहीं देता। पहली बात, उसका सॉफ्टवेयर भी वो खुद ही बनाता है, उसके अंदर जो मैक ओएस आता है वो भी वही बनाता है। आईफोन बनाता है तो एप्पल खुद ही अपना आईफोन बनाता है, उसके अंदर iOS नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एप्पल ही बनाता है उसको, और वो किसी और को नहीं देता। तो ये क्लोज्ड कंपनी है एप्पल, और उसके अपने लाभ हो सकते हैं उनकी दृष्टि से, लेकिन एप्पल अगर आप दुनिया के कंप्यूटर्स के क्षेत्र में कम से कम देखेंगे तो दुनिया में एप्पल के कंप्यूटरों की संख्या मतलब 10% से कम ही है, 8% के आसपास हो सकती है। अब आइए अब माइक्रोसॉफ्ट की कल्चर पर। तो माइक्रोसॉफ्ट की कल्चर खुली कल्चर है, ओपन कल्चर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को बनाता है, लेकिन कोई भी कंपनी जो है HP, लेनोवो, डेल आदि अपने कंप्यूटरों में विंडोज़ को डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, ये खुली कल्चर है, वो अपना एकाधिकार लेकर के नहीं चलती। माइक्रोसॉफ्ट खुद भी कंप्यूटर बनाता है जिसका नाम है सरफेस, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप भी बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो दूसरी बात। तीसरी बात, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर चलने वाले सॉफ्टवेयर बनते हैं वो दुनिया का कोई भी डेवलपर उसको बना सकता है। कोई भी अगर अच्छा सा थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीखा हुआ बच्चा है तो वो स्वतंत्र है, विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर वो बना सकता है, उसको माइक्रोसॉफ्ट रोकता नहीं, विंडोज़ रोकता नहीं, वो जारी कर सकता है, मार्केट में बेच सकता है। एप्पल पर ऐसा नहीं है। अच्छा, चौथी बात है कि मान लीजिए आप एप्लीकेशंस बनाते हैं विंडोज़ के लिए, और एप्पल या यहाँ तक कि एंड्रॉयड के लिए जो गूगल का मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डेवलपर के तौर पर, तो जब आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो आपसे कमीशन लेता है गूगल भी और एप्पल भी, कि हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे प्ले स्टोर पर अगर डालेंगे तो तुम्हें 30% या 20% या ये पैसा देना पड़ेगा। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट नहीं करता, एक भी पैसा नहीं लेता, कोई कमीशन नहीं लेता। कोई भी व्यक्ति बनाए है, आप बेचिए, हमारे थ्रू बेचिए, आप सीधे डाउनलोड के लिए डालिए, कुछ करिए, वो नहीं लेता। तो ये फ़र्क है दोनों में, और यही शायद कारण है कि विंडोज़ जो है वो 90% के आसपास, मतलब 85 से 90 के बीच में रहता है दुनिया में, जबकि जो एप्पल वाला हिस्सेदारी है 8% के आसपास रहती है। तो खुलापन बनाम क्लोज रहने वाला। लेकिन एप्पल की मजबूती है डिज़ाइन। वो बड़े सुदर्शन, चूँकि स्टीव जॉब्स जो उसके फाउंडर थे वो डिज़ाइन के एक्सपर्ट थे, डिज़ाइन में दुनिया में मतलब उनका दबदबा था, और वो जो भी उत्पाद उन्होंने बनाया वो इतना खूबसूरत बनाया कि लोग उसकी खूबसूरती के बड़े प्रभावित होकर के उसके फ़ैन थे लोग, और वो चलता है। तो दोनों में ये एक कुछ फ़र्क है दोनों के बीच, लेकिन हम लोग साथ भी काम करते हैं। जैसे आपको बताऊं, ओपन टाइप फॉन्ट्स होते हैं जो आजकल नए किस्म के यूनिकोड के फॉन्ट बनते हैं, उसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी 3 बड़ी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ आज आप मैक पर भी चला सकते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है पैरेलल्स, तो विंडोज़ को आप मैक पे भी चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ने मैक के लिए भी बनाया है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका एप्पल का सफारी नाम का एक ब्राउज़र होता है जो आपको विंडोज़ में भी चलेगा। तो आजकल थोड़ा सा बदलाव आया है, खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, कि हम लोग ओपन हुए हैं थोड़े। हमारा एक अंतिम प्रश्न सर, भारत सरकार ने एक हिंदी को लेकर एक प्रस्ताव दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ को। जी बिल्कुल। तो क्या प्रस्ताव है, और क्या हिंदी अब अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, 7वीं भाषा हो जाएगी? जी। तो ये देखिए, होगी ज़रूर जी। हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनेगी तो ज़रूर जी। ये जो प्रस्ताव मंजूर किया है, आज बनती है या कल बनती है, प्रश्न ये है, लेकिन बनेगी ज़रूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसकी वजह यह है कि जितनी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं वो दुनिया के कितने हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो आप देखिए, जैसे अंग्रेज़ी है, उसके लिए कहते हैं कि 60 से अधिक देशों में अंग्रेज़ी जो है जानी समझी जाती है, बोली जाती है। लेकिन कुल संख्या आप मिलाएंगे तो कुछ करोड़, मतलब 1.5-2 करोड़ लोग, क्षमा करें, 1.5-2 अरब लोग अंग्रेज़ी को जानने समझने वाले हैं, तो अंग्रेज़ी वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद कुछ जैसे स्पेनिश भाषा है, तो स्पेनिश के बारे में कहा जाता है कि उसको भी 20-22 देशों में स्पेनिश बोली जाती है। अरेबिक भाषा है, तो अरेबिक भी 50 जो आपके अरब देश हैं
उनके बीच बोली जाती है। तो जनसंख्या के लिहाज से अगर आप देखें तो दूसरी भाषाएं या चाइनीज़ है जैसे, तो वो भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है, तो उसी के लगभग आसपास हिंदी है या आगे है कई भाषाओं से। तो उस लिहाज से हिंदी बहुत बड़ी दावेदार बनती है, एक जायज़ दावेदार है। और दुनिया की कहा जाता है कि आप अगर हमारी जनसंख्या को लगाएंगे या मान लीजिए हिंदी को भी आप देखेंगे तो हिंदी जो है आपकी 8 अरब अगर दुनिया की जनसंख्या है, उसमें से हिंदी को जानने वाले 50 करोड़ भी हैं यदि, तो कितना 16% दुनिया जो है हिंदी को जानती समझती है। तो इतने बड़े भूभाग को या इतनी बड़ी जनसंख्या को संयुक्त राष्ट्र अगर नहीं उसका दर्जा देता तो ये शायद उचित नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि भारत की शक्ति बढ़ रही है। आज दुनिया में देखिए, आप कहीं भी आप देखिए, जो भी चर्चा होती है कि बढ़ता हुआ देश कौन सा है ना। हालांकि इसको हम, चूंकि हम ये भी कह सकते हैं भाई भारतीय हैं तो हमारी खुशफहमी है, नहीं, बिल्कुल खुशफहमी नहीं है। बढ़ता हुआ देश कौन सा है? चाइना भी बढ़ चुका है जितना बढ़ना था, अब तो डाउन हो रही है उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। अमेरिका आदि भी ठहराव पर हैं, जापान भी ठहराव पर है। बढ़ कौन रहा है? एकमात्र देश जो एक 7% से ऊपर की जिसकी ग्रोथ जा रही है वो तो भारत है ना। अन्य देश छोटे मोटे जो बढ़ रहे हैं कोई 3%, कोई 4%, लेकिन भारत जो है 7% से ऊपर ही निरंतर बढ़ता है। तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी हम दावेदार हैं। तीसरी बात, हमारी चूँकि सुरक्षा परिषद में भारत को लाए जाने की बात है, तो वो अगर बनता है तो भी हमारी स्वाभाविक दावेदारी है, क्योंकि परमानेंट जो सदस्य हैं, स्थायी सदस्य, उनकी भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं, तो उस लिहाज से भी हमारी दावेदारी बनती है। तो भारत तो डिज़र्व करता है और हिंदी भाषा डिज़र्व करती है। अब ये वाला जो हुआ है ये क्या हुआ और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? जैसे आपने जिक्र किया ना, आपने त्रिनिदाद का जिक्र किया, और वहाँ से सिलसिला चलते चलते 2007 में न्यूयॉर्क में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 8वां, वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ही उसका पहला दिन पूरा सेशन वहाँ पर हुआ, संयुक्त राष्ट्र में ही। उस समय आनंद शर्मा भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे, और उस समय एक सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं, हिंदी को लाना है हमें संयुक्त राष्ट्र में। और उसके बाद जब सुषमा जी आई तो उन्होंने और ज़्यादा इसको बहुत बल दिया, बल्कि बहुत सारे काम हुए। जैसे संयुक्त राष्ट्र की ट्विटर जो है उसका, वो हिंदी में भी संयुक्त राष्ट्र ट्वीट करने लगा, या उसकी वेबसाइट पर हिंदी आ गई, न्यूज़ हिंदी में, न्यूज़ खबरें हिंदी में आ गई, ऑडियो में, हाँ, रेडियो में हिंदी आ गई। तो उस दौर में और भी बड़ा काम हुआ, और एक कार्यक्रम उन्होंने इसको एक प्रोग्रामेटिक तरीके से लिया। मतलब कई बार तो हम एडहॉक तरीके से काम करते हैं कि चलो ये काम कर दिया, एक हमने आदेश निकाला कि ये काम कर दीजिए। नहीं, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना करके कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था हिंदी एट यूएन। और उसके तहत कहा कि यूएन की सेवाओं में एक एक करके हिंदी को लाना है, अगर मान लीजिए एक साथ ना भी आ पाए। तो उसमें काफ़ी काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम भारतीय हिंदी वाले फिर भी उस यूएन की उन ट्विटर वाले पेजों पर नहीं जाते, उसकी वेबसाइट को नहीं पढ़ते, उसके रेडियो कार्यक्रम को नहीं पढ़ते। हम उनको ताकत देना, हमारे उन लोगों को जो ये करवा रहे हैं, क्या बात? वहाँ पर लाखों लोग अगर जाके देखना शुरू कर दें, यूएन कैसे इग्नोर कर सकता है, अनदेखा कैसे करेगा? लेकिन हम जाते ही नहीं हैं। आगे ये बात होना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से हम हिंदी वाले जो ये बात होना चाहिए, हमको करना पड़ेगा। क्या प्रश्न भैया? टाइम हो गया वैसे, 8 बजे का टाइम है। बताइए क्या है? ठीक है। अंतिम खास करके मैं उत्साह से आया था, वो काम के लिए ही आया था। बेसिकली आई एम इंडस्ट्रियल, और फिल्म लाइन में 37 साल से हूँ, 5 फिल्में बना चुका। किनके साथ हैं? मैं फिल्म लाइन में 37 साल से हूँ, अच्छा, 5 फिल्में बना। सब रिलीज हो गई सर? हाँ, एक नहीं हुई, श्री राजकुमार जी की। बहुत बढ़िया, बताइए। एक्सपायर हो गए थे, बताइए। अभी मैं कर्म योगी बना रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट में, योगी जी के काम पे। तो उस कर्म योगी को बनाने के लिए मुझे YouTube चैनल खोलना पड़ रहा है, जो मैंने 5-6 महीने सारा सर्वे किया जी। जो यूपी गवर्नमेंट की फिल्म बंधु है वो जो देती है, करती है, और अभी जो वैट और टैक्स का सिस्टम आ गया है, तो मैंने किया कि चैनल अगर बनाएं और अपनी फिल्म चैनल पे रिलीज करें, तो उसके लिए मैंने 5 चीज़ें चुनी। वुमन पावर, हिंदी, और ये जो बेरोजगारी की समस्या जी। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि खास करके इसलिए आया, ये तो अलग से सलाह की फीस लगेगी सर। देखिए सर, वो तो कमर्शियल बात है। हाँ, तो कमर्शियल, वेरी क्लियर है, इसमें क्या बात है।
तो मैंने कहा यहाँ आपसे कुछ मिल सके, मैं 15 अगस्त तो इंटरव्यू के बाद बात कर सकते हैं अपन तो हाँ जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो अभी अपन बात कर लेते हैं अभी बस, है ना? पवन जी, ठीक है आखिर सर। में इतना एक ही सवाल, अभी आप जी, बात हिंदी करिए। को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में कैसे, मतलब ये शायद एक ऐसा पहलू है जो आप अपनी बातों से हमेशा झलकता है, इसका एक और इसको कैसे बढ़ाएं? अपॉर्चुनिटीज, कोई उपाय, सरल उपाय बताइए ताकि लोग lack of dissemination opportunities, समापन उससे हो तो लैक ऑफ डिसेमिनेशन। dissemination opportunities जी। या facilities, अच्छा, उसी से ड्रॉप समापन इसी करते हैं। ये बड़ा सही बात है। चलिए, हमारे बीच हास्य सम्राट कहीं उदय नहीं आए हैं, तो समापन उनकी हंसियों